हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम पोषण स्कीम के से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उससे संबंधित तथ्यों का डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब पीएम पोषण जो स्कीम है ये आया क्यों? जैसे आपने देखा होगा केंद्रीय बजट जो फरवरी में पेश किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें इस स्कीम का वर्णन था। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया था। अब यह न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा अलग अलग एफर्ट कर रही है गवर्नमेंट। उसका कारण क्या है? जैसे हंगर रिपोर्ट आपने देखा है, वैसे न्यूट्रिएंट के लिए आपने देखा होगा कि कुपोषण के लिए जो आपका जो यूएन से संबंधित एक रिपोर्ट आया था उसमें भी दर्शाया गया था। इवन हंगर रिपोर्ट में भी दर्शाया गया था कि भारत की जो स्थिति है कुछ पड़ोसी जो देश हैं उससे भी कम है, यानी उससे भी जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो उस कदम में आगे जैसे या उसके लिए आपने देखा होगा कि ओलंपिक में इवेंट, अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ओलंपिक में इवेंट हमारे वहाँ से इतने ज़्यादा खिलाड़ी जाने के बावजूद भी मेडल नहीं आ पाया। उसका कारण भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ा जा रहा था। उस समय आपने आर्टिकल देखा होगा ऐसा। तो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण ऐसा चीज़ें, ऐसा माना जाता है कि जो जैसे चूंकि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वह जो औसतन इनकम है वह 1% जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके कारण गरीबी, फिर उसके बाद से जो अर्थव्यवस्था की मार पड़ती है, जो मुद्रास्फीति की मार पड़ती है वो, और फिर इस दुष्चक्र में फंसने के कारण जो आधे से अधिक जनसंख्या है वह न्यूट्रिएंट से वंचित रह पाती है। इसके लिए अलग अलग अभियान चलाए गए। जैसे आपने देखा था कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाए गए थे, या अभी भी वो सुचारू रूप से चल ही रहा है। मिड डे मील जो परियोजना जो योजना है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, जिससे जो बच्चे हैं उनकी कुपोषण जो है उसको समाप्त किया जाए। ठीक उसी के तहत जो इवन जो पीडीएस सिस्टम से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2013 के तहत जो पीडीएस सिस्टम से आपको अन्न प्रोवाइड कराई जाती है राशन के थ्रू, उसमें भी जो फोर्टिफाइड चावल है उसको जो है प्रोवाइड कराने की बात चल रही थी। या फिर से इवन उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया। उसका कारण ये रहा कि न्यूट्रिशन का जो स्तर जो है निम्न स्तर पे, उसको कैसे अपर लेवल पे लेके जाया जाए। इसलिए उसके लिए गवर्नमेंट जो है प्रति रूप से, या फिर से आपने देखा हो जो सेशन में वहाँ पे जब निर्मला सीतारमण जी जो जवाब दे रहे थे उस समय जब बजट आया था, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। इवन जो मिड डे मील की जो योजना, जैसे बहुत पहले आपने देखा होगा जब आता था गांव में, ऐसे गांव में जो पीडीएस सिस्टम लागू हो जब हुए थे उस समय आपने देखा होगा आज से लगभग 10-12 साल 15 साल पहले कि चावल कैसे आते थे, ठीक है। वो अधिकतर चावल जो आते थे उसमें क्या, हालांकि इसमें भी लूप फॉल है, ऐसा नहीं कि लूप फॉल नहीं है, अभी भी लूप फॉल आपको देखने को इसमें मिलेगा। क्योंकि लूप फॉल में जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जो है उसमें नाम तो है और वो अपर फैमिली से आते हैं, एपीएल कार्ड वाले हैं। अब उसमें वो क्या हुआ है, उनका नाम तो है, वो चावल लेते हैं, गेहूं लेते हैं और जाकर मार्केट में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। ठीक वो सारे जो है सॉरी प्रोसेस हो जाता है। ठीक वैसे वैसे ही वैसे इवन जो दुकानदार होता है जो जिसके पास पीडीएस सिस्टम के तहत आता है राशन, इवन वहाँ भी लूप फॉल देखने को मिल रहा था। कैसे यहाँ भी अभी भी देखने को मिलता है। जब बायोमेट्रिक है तो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इवन इससे पहले बहुत ज़्यादा इसमें लूप फॉल दिखाई दे रहे थे। क्योंकि उसमें क्या होता था, किसी एक पर्सन के नाम पे वो जो पीडीएस सिस्टम के तहत जो आता था अन्न, उस अन्न को क्या किया जाता था, उठाकर और फिर मार्केट में क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। या इवन जो अच्छा किस्म का जो चावल था या अच्छा किस्म का जो गेहूं आता था उसको वो दुकानदार जो है अच्छे दाम पे बेच देता था, और इवन जो है लोअर प्राइस पे अन्न जो है उसको खरीद के तो पीडीएस के सिस्टम के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये सारे प्रोसेस थे जिसमें बायोमेट्रिक आ गया। इवन अब इसके माध्यम से और क्या किया जा सकता है, पीडीएस के जो सिस्टम है उसके माध्यम से, तो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, या फिर से आपने देखा जैसे 2023 में मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया था, इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स के रूप में मनाया गया था। अब ऐसा क्यों मनाया गया था, कारण क्या है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए यह भारत के लिए भारत जो है उसमें योगदान दिया था, जिसके कारण जो है वैश्विक लेवल पे यह इंटरनेशनल मिलेट जो है डे मनाया गया ताकि मिलेट को बढ़ावा दिया जाए। अब इसके तहत पीएम श्री जो है पीएम अन्न योजना जो है, ये सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं आप। तो उसमें क्या होता है, जो मोटे जो अनाज होते हैं उसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कराई जा रही है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से जो न्यूट्रिशन है उसकी भरपूर्ति होती है, और साथ साथ ये सारी जो चीज़ें जो है, अब जब न्यूट्रिशन रहेगी तो हेल्थ सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगा तो अर्थव्यवस्था से लेके सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सही होगा। इवन मॉर्टेलिटी जो मोरालिटी
रेट है, मातृ मृत्यु जो दर है वो भी कम होगी, शिशु मृत्यु दर जो है वो भी कम होगी, वो भी देखने को आपको मिल रहा है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया था अभी, उसमें भी आपने देखा होगा कि मातृ मृत्यु दर कम दिखा रहा था, शिशु मृत्यु दर कम दिखा रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ये सारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के कारण ही ये देखने को मिला है। फिर जो आधार बेस्ड जो उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम है, या फिर से जो अभी जो पीडीएस के सिस्टम के तहत जो मिलता है आपको अन्न मिलता है, उसमें कैसे मिलता है, इवन जो होता है जो जैसे मेंबर ऑफ फैमिली होते हैं उसके आधार पर दिया जाता है, ठीक है, बीपीएल कार्ड वालों को छोड़ के। पहले कैसा होता था, जो कार्ड के आधार पर दिया जाता था। इवन जो मिड डे मील योजना है उसके तहत किया जाता है, जो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनको मिड डे मील योजना के तहत उनको भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये अच्छा, इसमें भी लूप फॉल था ऐसा, अगर इसकी मतलब करना चाहें आप, क्रिटिसिज्म करना चाहें, तो इसमें भी लूप फॉल था पहले। तो बहुत सारी चीज़ें सुधार होने के कारण आप देखे होंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में दिखाया गया था कि शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर या फिर से मातृत्व मृत्यु दर, ये सारी चीज़ों में कमी आई है। इवन आंगनबाड़ी जो पोषण योजना है उसमें भी आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं उनके लिए दिया जाता है। अब हमारे वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे कि आंगनवाड़ी के जरिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को देती है, लेकिन उसमें से अधिकतर जो लोग होते हैं जो उसमें कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वह अपने ही या फिर से कहीं बेच देते हैं, वहाँ पे बेच देंगे जैसे पशुओं को खिलाने के लिए, फिर वहाँ से। तो ये सारे लूप फॉल्स हैं जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसको धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है, जो है डिजिटलाइजेशन की ओर भी लेके जा रही है। और पीडीएस सिस्टम के तहत या जो एक तरह से लत लगाने की जो बात की जाए, अगर ऐसा करें तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इवन अब उसके लिए और ही अच्छा एक और कदम आगे बढ़े, वन नेशन वन जो राशन है इसका प्रावधान किया गया कि अगर चूंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, माइग्रेंट होते हैं, ठीक है, प्रवासी होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके वर्क करते हैं। अब एक जगह से दूसरे जगह वर्क करते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि उनको ये सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो उसके तहत भी ये सारी चीज़ें जो बाउंडेशन थी वो भी समाप्त हो गई वन नेशन वन राशन के तहत। तो उसके तहत भी क्या होगा, उनको वो कहीं से भी किसी भी राज्य के हों और जिस राज्य में वो प्रवास करके रह रहे हों या श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हों, वहाँ से भी वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से वह पीडीएस सिस्टम के तहत अपने जो राशन को है वह उठा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ये की गई है। तो ये पीएम जो पोषण स्कीम है यह भी उसी का एक अंग है। हालांकि आप एक चीज़ याद रखेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कब का है, 2013 का है। इसी के तहत पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये लागू किया गया था, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आगे आने वाले समय में। और खासकर मेंस में तो जितना मैंने बताया टॉपिक, यहाँ से आप पूरा कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक से लेके क्यों लागू किया गया, कौन कौन इसमें। अब देखिए, जैसे जनगणना है, जनगणना 2011 के बाद अभी हुई नहीं है, 2020-21 में होनी थी, लेकिन नहीं हुई कोरोना के कारण। अभी इसको जो है गवर्नमेंट जो है स्किप करते 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 अभी आगे के लेकर चला, लेकिन 20 ईयर जो है अभी वही 2011-12 है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चेंजेज हुए होंगे जिसमें जो न्यूट्रिशन से अपर लेवल पे लोग निकले होंगे, या बहुत सारी ऐसी फैमिली होगी जो इससे वंचित हो रही होगी। तो उसके लिए जब तक नया जनगणना नहीं आता है तब तक कैसे रिलायबल करके आपको, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गवर्नमेंट किस आधार पे आके इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, किस आधार पे जो है जो है इस कोटा सिस्टम को लागू कर रही है, तो उसका कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष रूप से आंकड़ा गवर्नमेंट जो है नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उससे, या अलग अलग जो सर्वे जैसे हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है उससे, ये सारे जो सर्वे हैं यहाँ से ले रही है गवर्नमेंट। तो हालांकि मैंने तो अभी तक अपने वहाँ ऐसा नहीं देखा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाले लोग कभी आए हों, पूछे हों कि क्या क्या है आपके, क्या एक्सपेंडिचर है, कैसा स्वास्थ्य है, कैसा सारी चीज़ें हैं, क्या कोई डेटा लेने कोई आया नहीं। फिर भी पता नहीं कहाँ से लोग निकाल लेते हैं लोग, फिर भी लेकिन हम लोगों को याद रखना है, जैसे अगर आपके दिमाग में ऐसा चले कि जो जनगणना है वो तो हुआ नहीं, फिर डेटा कहाँ से मिल रहा है, तो ये सारे डेटा हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए सकारात्मक रूप में, अगर हम सोचे, पॉजिटिव रूप में सोचे, तो जब तक जनगणना नहीं होती है तब तक स्पष्ट रूप से जो व्यूज है वो नहीं आएगा सामने, ठीक है। वैसे ही जो जनसंख्या है उसका भी अनुमानित रूप से है कि हम चाइना से आगे निकल गए, हो सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हों, ठीक है। तो जब जनगणना आएगा, एक्यूरेट जनगणना जब होगी तो तब जाके वह एक्यूरेट डेटा मिलेगा। तो जनगणना जो है जब बार बार स्किप किया जा रहा है। अच्छा, जनगणना किसका विषय है,
जनगणना है, संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। यही कारण है कि जनगणना केवल संघ सरकार ही कराती है। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलेंगी कि अभी जनगणना कुछ समय पहले, 1 या 1.5 साल पहले बिहार राज्य सरकार ने भी कराया था, लेकिन जातिगत जनगणना थी वो कास्ट बेसिस जो जनगणना था वह जो कराया गया था। तो आखिर वह कैसे करा लिया, जबकि जनगणना तो वह केंद्र का विषय है, केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। तो वह जनगणना कराने के लिए आपने देखा होगा, वहाँ पे बयान भी सुना होगा कि हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, एक डेटा ले रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई जनगणना 2011 के बाद से नहीं हुई है। ऐसा है कि 2025-26 में हो जाए, 25 में तो अभी चांसेस नहीं है क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं, 26 तक हो जाए या 26-27 तक हो जाए। उसका कारण यह है कि आपने देखा होगा कि 2026 तक सीटें सीज की गई हैं, ठीक है, 84वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अब 2026 के बाद पुनः सीटों का जो है जो पुनर्वितरण है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखे होंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग पीएम पोषण स्कीम के बारे में। तो भारत सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में 9.5% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 954 करोड़ रुपए का अतिरिक्त केंद्रीय व्यय जो है यह गवर्नमेंट लागू करने जा रही है, जो 1 मई 2025 से क्या होगा, प्रभावी होगा। अच्छा, 1 मई 2025 से प्रभावी क्यों होगा, मार्च से क्यों नहीं प्रभावी हुआ? आपने देखा होगा कि जब बजट आता है उसके बाद से उसके सारे प्रोसेस होते हैं, विनियोग विधेयक वगैरह सब जब तक पास नहीं होता है, अनुदान की मांगे जब तक एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तब तक जो संचित निधि है वहाँ से जो गवर्नमेंट है वो धन का निकासी कर नहीं सकती है। जब तक निकासी नहीं करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा नहीं, तब तक कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती है। तो यही सारे कारण है। तो 1 मई 2025 से ये लागू हो जाएगा प्रधानमंत्री पोषण स्कीम जो योजना है। तो इसके लिए 25-26 के लिए कितना आवंटित किया गया है, 954 करोड़ रुपया। तो ये तो रुपया आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि 9.5% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसे पीएम पोषण योजना, जिसे पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था। अच्छा, मिड डे मील योजना अभी मैंने समझाया है आपको, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा करवाने, यह बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको ऐसा लगेगा कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा या फिर से खाद्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, लेकिन यह किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय क्यों? क्योंकि मिड डे मील जो स्कीम है कहाँ पे लागू होता है, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे, जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे लागू है, इसलिए यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 10.36 लाख रुपये सरकारी और सरकारी जो सहायता प्राप्त स्कूल है वहाँ पे ऐसा चीज़ है, क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। अब इस योजना के उद्देश्य क्या है? एक तो उस स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन की स्थिति में सुधार किया जाए। दूसरा है कि एनरोलमेंट या ठहराव या उपस्थिति में सुधार लाया जाए, बच्चों को उस माध्यम से भी वे कराया जाए स्कूल की तरफ। यह दो मेन उद्देश्य हैं जिसके कारण यह शुरू किया गया है। तो यह पुराना योजना है, इसका नाम बदल दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण अभियान, ठीक है। तो प्रति छात्र प्रतिदिन संशोधित सामग्री लागू है। अब इसमें एक ही तरह का भोजन रोज नहीं मिलता है, अलग अलग तरह का, अलग अलग टेबल बना हुआ है, अलग अलग तरह का भोजन जो है रोज मिलता है, प्रोवाइड कर, इवन फल भी इसमें मिलते हैं, फ्रूट भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसको आपको याद नहीं रखना, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब ये दरें क्या है, न्यूनतम अनिवार्य अंशदान को दर्शाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उच्च पोषण मूल्य वाले भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने बजट से अधिक योगदान कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो, ठीक है। तो पीएम पोषण के अंतर्गत कौन कौन से मानदंड हैं उसमें देखेंगे। तो बाल बाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, 5 ग्राम तेल, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल, यह इसमें क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको याद कर रख लीजिएगा। और मुद्रास्फीति के आंकड़े जो है इसके अनुसार इसको किया गया है। और पोषण अभियान का प्रबंधन कौन करेगा, इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो ये लागू जो होगा पीएम पोषण, वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन आएगा। लेकिन यह पोषण अभियान अगर देखा जाए तो यह कौन, इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मंत्रालय और किसी संस्था के अधीन है क्या, महिला बाल और विकास मंत्रालय? महिला बाल विकास मंत्रालय किसी संस्था के अधीन है? चलिए देखिए, पीएम पोषण योजना के बारे में 2021 में शुरू किया गया मिशन पोषण 2.0 या 2.0 भी कह सकते हैं। इस पोषण अभियान के पूरक पोषण कार्यक्रम में एक एकीकृत ढांचे के रूप में एक कारगर बनाने के लिए किया गया है। मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। अच्छा, ये कैसा योजना है ये आपसे पूछ सकता है।
यह योजना जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। अब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होता है, केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है, जिसमें केंद्र सरकारें और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है और कंट्रीब्यूशन करके तब इस योजना को लागू करती है, उसको कहा जाता है केंद्र प्रायोजित योजना। और जो सेंटर सेक्टर स्कीम होता है उसमें 100 जो परसेंट फंडिंग होती है वो किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, तो जिसमें अब चूंकि इसमें भी कैटेगरी है कि केंद्र प्रायोजित अगर परियोजना है या योजना है तो उसमें केंद्र और राज्य कंट्रीब्यूशन तो करते ही करते हैं, साथ में जो सामान्य राज्य हैं वहाँ पे 60-40 का रेशियो होता है, और जो विशेष राज्य होता है 60-40 नहीं 190-10 का रेशियो होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पूर्ण रूप से गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही योगदान देती है, तो इसको याद रखिएगा, ये निश्चित नहीं है। हाँ, सामान्य राज्यों के लिए 60 और 40 का रेशियो है। पोषण अभियान के तहत क्या फंडिंग क्या पैटर्न है, तो पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए मैंने पहले बताया 90-10 है, और विधायिका रहित जहाँ संघ शासित प्रदेश वहाँ 100% है, और वही जहाँ विधानसभा वाले समान राज्य हैं वहाँ के लिए 60 और 40 का अनुपात है। ठीक, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट याद रखिएगा। पीएम पोषण अभियान क्या है, कब लॉन्च किया गया, पोषण 2.0 क्या है, इसको याद रखेंगे, और इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं, किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मेंस के लिए तो मैंने पूरा कनेक्ट करके बताया ही कि पोषण से क्या पॉइंट आपका मेंस में क्या से लिख सकते हैं और किस किस वे में लिख सकते हैं, इसके आलोचनात्मक तथ्य क्या है और सकारात्मक तथ्य क्या है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।